नमस्ते अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रेषु। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स का क्लास चैप्टर 6 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो पिछले कक्षा में हम लॉज ऑफ मोशन को देखे थे। तो ये है पीरियड नंबर 28। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है वर्क, इसके बारे में जानेंगे। तो व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन, काम तो अनेक प्रकार से होते हैं। कोई दुनिया में बहुत तरीके के काम होते हैं जो कि हमारे जो डेली हम बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं, ये भी एक काम है। तो फिजिक्स वर्क के बारे में क्या बोलती है, तो इसको हम देखेंगे। When the work is said to be done, give some examples. So ऐसे हमारे क्वेश्चन भी है, उसका हम आंसर करेंगे। देखो फिजिक्स ये कहती है उसका कुछ ठोस उदाहरण चाहिए, उसको ठोस प्रमाण चाहिए, ठोस दिखाई हुई चाहिए, तब वो बोलेगा कि हाँ काम वर्क इज डन। तो वर्क करने के लिए हमारे पास जो पहली फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, आवश्यकता है, वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स आ गया अभी। तो फोर्स होने पर वर्क को कैसे दिखाओगे? जब किसी वस्तु पर, जब किसी सब्सटेंस पर फोर्स पड़ेगी तो उसका कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी तो चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होने से हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। तो definition, work is said to be done whenever a force acts on a body and the body moves through some distance in the direction of force. This is important, in the direction of force। आगे हम देखेंगे ये किसके, क्यों ये इतना important है। in the direction of force, thus work is done on a body only if these certain conditions are satisfied। ये तो क्या है? ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, तो फोर्स की एक्शन होनी चाहिए एक बॉडी के ऊपर, एक सब्सटेंस के ऊपर। और दूसरी है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स उसी डायरेक्शन में फोर्स का कुछ कंपोनेंट होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो होनी चाहिए, किंतु इसको हम वर्क कहते हैं, उसका कुछ एग्जांपल्स दी गई है। जब एक घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है, तो खींचना एक काम है, फोर्स देने से तो जो डिस्प्लेस होता है वो एक काम बताया गया है। जब कोई गाड़ी की इंजन गाड़ी व ट्रेन को खींचती है, ये भी एक काम है। जब कोई सवारी व एक हिल पहाड़ के ऊपर चढ़े, उसको भी हम बोलते हैं वर्क हुआ है, वर्क इज डन। तो थोड़ा यह एक एग्जाम्पल दी गई है, अब आगे भी बढ़ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको डायग्राम के साथ समझेंगे, किंतु उसके लिए भी एक विशेष क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन के साथ हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसी के साथ वर्क का जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाले जो कॉन्सेप्ट था उसको भी समझेंगे। तो देखिए, हाउ इज वर्क डन, हाउ इज वर्क डन मेजर्ड व्हेन, वर्क जब किया जाता है उसको हम कैसे नापते हैं? तो when the force acts along the direction of motion,
फोर्स जिस डायरेक्शन पे फोर्स हो रहा है उसी डायरेक्शन पे ही मोशन हो रही है। तो तब कैसे वार्क को मेजर करोगे? उसके बाद फोर्स एक डायरेक्शन में पड़ रहा है और मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ और ही डायरेक्शन में इंक्लिनेशन के साथ, कुछ इंक्लिनेशन है फोर्स के साथ, वैसे हो रही है। अर्थात फोर्स और मोशन के साथ बीच कुछ एंगल है। तो उसको हम देखेंगे डायग्राम से, ये बात अच्छे तरह से पता चलेगा। तो यहाँ पहले ऑप्शन को हम देख रहे हैं, पूरे एक क्वेश्चन है। अब यहाँ से उत्तर शुरू हो रही है, तो यहाँ से शुरू कर लीजिए। फोर्स यहाँ दी गई और ये यहाँ आ गया। हाँ, तब हम बोलेंगे कुछ वर्क इज डन। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? नोट्स पे ये डायग्राम लिख लेना। ये एक फिगर है, तो ये 6.1। तो फिगर 6.1 इसको इस जगह पर वो करनी है। तो ए फोर्स F vector displays a body through a distance parallel to the line of action of the force in the direction of force or in the direction of force। अर्थात जिस डायरेक्शन पे फोर्स होती है उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट होगी। तब वर्क का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसका फॉर्मूला जनरली आ जाएगा W=Fs। तो ये नोट्स के लिए रख लेना, इस खाली जगह पर वो डायग्राम करके आगे बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट फोर्स के साथ यदि सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तब हम इस फॉर्मूला से वर्क निकल सकते हैं। अब क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो इस जगह पर एक डायग्राम है, उसको हम देखें। अब क्या है? फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो यह जो एंगल है ये है थीटा। विथ सम इंक्लिनेशन क्या हो रही है? रह रही है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो उस फोर्स से यह डिस्प्लेसमेंट हुई, उस फोर्स से यह डिस्प्लेसमेंट हुई। कितने डिस्प्लेसमेंट हुई? किससे? ये फोर्स से। तो तब कैसे निकलेगा फोर्स? इस फोर्स से जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, उसको हम लिखते हैं W=F वेक्टर डॉट S वेक्टर। देखिए ये डायग्राम अभी कर लेने से हम बता पाएंगे। फोर्स तो सेम है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स से ही हम ले रहे हैं। तो फोर्स सेम होने पर भी यहाँ ये डायग्राम हमें करनी है। अभी यह फिगर 6.2, ये डायग्राम को करके हम आगे बढ़ेंगे। ये जो डायग्राम है उसे यहाँ पर लिखनी है। तब हम वर्क डन को कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे हम अच्छे तरह से समझेंगे। तो क्या है? तो मान लीजिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये है उनके बीच जो एंगल थीटा। तो इसको दो प्रकार हम लिख सकते हैं, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो इसको F इंटू एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। S cos थीटा, S cos थीटा कैसे निकलेगा? जब इस पॉइंट से इस पर 90 डिग्री खींचेंगे तो ये क्या, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। जब ये 90 हो गया तब ये जो
आया, इसको हम बोलेंगे एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। तो फोर्स इतना है, उसके साथ ये एस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एस कॉस थीटा क्या है? एफ के डायरेक्शन में, अर्थात फोर्स के डायरेक्शन में एस का कितना कंपोनेंट है, एस के कितने कंपोनेंट है, इसको हम बोलेंगे एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं एस इंटू एफ कॉस थीटा, एस इंटू एफ कॉस थीटा। या एफ कॉस थीटा क्या है? एफ कॉस थीटा है फोर्स से जो फोर्स का जो कंपोनेंट जो कि एस के डायरेक्शन में है, एस के डायरेक्शन में फोर्स की जो कंपोनेंट है, ये हो गया एफ। डब्ल्यू को हम एफ इंटू एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, एस इंटू एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ अभी? ऐसे हम लिख सकते हैं, ये जो हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किए। और क्या लिख सकते हैं इसको? एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो इसे क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, दोनों की डायग्राम हम कर चुके हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी हो W का जो फॉर्मूला होगा ये एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होगा। वो जो भी एंगल पे हो, पैरेलल हो या थीटा की वैल्यू जो भी हो, ये जो इक्वेशन है वो ऑलवेज वर्क करेगा। तो आगे देखेंगे इसको, यदि लिखेंगे तो thus work done is the dot product of force and displacement vectors। फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों, ये तो क्या है? वेक्टर्स है, और इन दोनों के इंटरेक्शन से जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं हम वर्क। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होके भी उनका रिजल्ट क्या होती है? एक स्केलर होती है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये किस प्रकार इंटरेक्ट करेंगे ना? स्केलर के जैसा, स्केलर प्रोडक्ट उनका निकलेंगे, तभी तो एक स्केलर रहेगा जो होगा वर्क। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, क्यों डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि इन दोनों की इंटरेक्शन से एक स्केलर आती है, जबकि वो स्केलर है, इसीलिए इनके बीच कैसे इंटरेक्शन होनी चाहिए? स्केलर इंटरेक्शन। स्केलर इंटरेक्शन के लिए हमारे डॉट प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये ठीक है। तो अब ये लिख लेना चाहिए, आगे बढ़ेंगे। वो जो खाली स्थान है उस पर डायग्राम बनानी है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ वर्क डन। अब हमारा वर्क डन का क्या फॉर्मूला आ गया? एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होता है? 0 से 90 तक कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, तो वार का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 90 पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो वार्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू तो ऐसे है, किंतु ऐसे हो सकता है क्या, उसका हम देखेंगे अभी। तो नेचर ऑफ वर्क डन क्वेश्चन में तो दी गई है, किंतु हम आगे भी देखेंगे। इज ए स्केलर क्वांटिटी। आज हम, जैसे कि हम जानते हैं, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, येट इट्स वैल्यू में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे? क्योंकि वो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि कॉस थीटा की ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो अभी देखेंगे पॉजिटिव कहाँ होगा। फोर्स एक्ट करता है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, किंतु जब उनकी जो एंगल, उनके बीच के जो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तब वो वर्क को हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क इज डन। वही लिखी गई है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है
थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या होगी, एक्यूट होगी। एक्यूट होने से वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। ये हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी है, तो इसको यदि डायग्राम पे करेंगे तो ऐसे आएगा। ये हो गया सरफेस, इसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रही है एंड फोर्स हम इस डायरेक्शन पे देते हैं। जो ये थीटा है, ये थीटा क्या होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम। तो ये क्या होगा, थीटा, ये हो गया एक्यूट। ये एक्यूट एंगल होने से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। उसकी कुछ एग्जाम्पल दी गई है। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे है, नीचे की ओर है, और एक फ्री फॉल में एक कोई भी बॉडी को, कोई भी सब्सटेंस को ऊपर से छोड़ेंगे, तो फोर्स जिस डायरेक्शन पे है ग्रेविटी, उसी ही डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो एंगल हो गया 0, तो ये 0 भी हो सकता है। थीटा 0 हो सकता है किंतु 90 नहीं हो सकती है। तो उसी थीटा के साथ जो भी वर्क डन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वर्क डन होगी। तो एग्जाम्पल एक है फ्री फॉलिंग बॉडी में, दूसरा हो गया हॉर्स एक कार्ट को खींच रही है और कार्ट उसी डायरेक्शन में जा भी रही है। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर 3। उसी के साथ आगे बढ़े तो जीरो वर्क ये और भी कुछ एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेनी चाहिए। तो अब नेगेटिव वर्क को देखेंगे। नेगेटिव वर्क कब होगी, नेगेटिव वर्क जैसे कि हम जानते हैं 90 डिग्री से थीटा बड़ी होगी किंतु 180 डिग्री से छोटी। ये हो गई कंडीशन। इसके बीच cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो F पॉजिटिव S पॉजिटिव किंतु cos थीटा नेगेटिव, सो वर्क डन इज नेगेटिव। तो ये तो हम थियोरिटिकली समझ गए। प्रैक्टिकली ऐसे कुछ हो रही है क्या, हाँ हो रही है। जब हम किसी भी सब्सटेंस को ऊपर फेंकते हैं तब क्या होते हैं, तब उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन छोड़ने के बाद फोर्स की डायरेक्शन तो नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, किंतु तब भी हम जो इनिशियल वेलोसिटी दिए थे उसी की वजह से क्या हो गई, वो ऊपर जा रही है। तब हमारे फोर्स के वजह से तो वो पॉजिटिव हो रही है, वो छोड़ लीजिए, किंतु ग्रेविटी के वजह से क्या आउटडन हो रही है, ग्रेविटी तो इस ओर है किंतु फोर्स डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रही है। तो थीटा हो गई 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री भी आएगा, तो यहाँ पर इक्वल सिंबल देनी चाहिए। ये हो गया अभी। तो 90 डिग्री तो नहीं होगी किंतु 180 हो सकती, तो उस पर हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क इज डन। और कोई एग्जाम्पल है क्या, है, हम इस डायरेक्शन में जा रही है, खींच रहे हैं, किंतु फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन पे लग रही है। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे, तो एंगल बन गया 180 डिग्री। तब उनके बीच जो वर्क डन होगा, उनका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव पे आएगा। तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। उसका कुछ दूसरी भी एग्जाम्पल्स है, उसको दी गई है, उसको दिखाने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका डायग्राम कैसे करनी है, मान लीजिए खींच रहे हैं किंतु वो जा रही है ऐसे, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगल क्या हो गया, ये थीटा 90 से 180 के बीच कुछ है, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन। ये एग्जाम्पल हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे और कहाँ कहाँ ये हो रही है उसका एग्जाम्पल से। ब्रेक जब दबा रहे हैं, ब्रेक चाह रही है दूसरी ओर जाए किंतु दबाने से उसी समय ही तो नहीं रुक जाता है, थोड़ा देर जाती है,
तो ब्रेक दूसरी डायरेक्शन पे है और वो मूव कर रही है कुछ अलग डायरेक्शन पे, तो तब भी ब्रेक की वजह से क्या वर्क डन हुई, वो नेगेटिव हुई। यह है नेगेटिव वर्क डन। अब हम देखेंगे जीरो वर्क डन किसे कहते हैं। तो थीटा जब 90 डिग्री बन जाएगा, थीटा जब 90 डिग्री बन जाएगा, तब जो वर्क डन होगी वो हो जाएगी जीरो वर्क डन। वो कब होगी, हाँ, थीटा में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वो कैसी होगी, उसका भी डायग्राम कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, सर्कल पे यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ रही है सेंटर की ओर, और जो एक स्टोन मान लीजिए वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे। इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को मान ले वो, और ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, उन्हीं के बीच डायरेक्शन क्या हो, ये फोर्स होने से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन पे ही रहेगा। वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसी का भी डायरेक्शन वही होगा, टेंजेंट ही होगा। तो एंगल क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन हुई, cos 90 जीरो, तो जीरो वर्क डन हुआ। ये एक एग्जांपल है जीरो वर्क की, तो वही लिखी गई है सर्कुलर पाथ। इसी को देख लेने से, ये भी मैंने जो बताया उसको ही दी गई है, देख लीजिए। तो ये होगा जीरो वर्क डन। उसका कुछ और भी एग्जांपल्स है तो उसे हम देखेंगे। तो जब एक कुली कैसे करता है, ऐसे पकड़ता है कुछ अपने सिर के ऊपर मान लीजिए, तो उसका फोर्स, ये जो लगेज का फोर्स नीचे, लगेज का फोर्स नीचे, वो जा रहा है आगे, नीचे और आगे, एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। लगेज का फोर्स नीचे, वो जा रहा है आगे, एंगल बन गया 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच हो गया एंगल 90 डिग्री। सो तब क्या बनेगा, तब वर्क डन भी हो जाएगा जीरो। तो लगेज को वो पकड़ रहा है और चल रहा है आगे, तो कुली उस लगेज के फोर्स के वजह से कितना वर्क डन किया, जीरो। तो उसी को ही लिखी गई है, वेट का डायरेक्शन लगेज के वजह से नीचे है और वो जा रहा है परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है, किंतु फोर्स के बीच एंगल 90 डिग्री बन रही है, तभी वर्क डन हो जाएगा जीरो। द वर्क डन बाय द कुली ऑन द लोड के ऊपर वो कितने वर्क कर रहा है, जीरो। क्योंकि हाँ, इसको अच्छे तरह से, जब वो चल, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है, इसलिए जीरो हुआ। अच्छा, अब दूसरी एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया क्या, एक पेंडुलम ऐसे लगी हुई है। तो एक पेंडुलम है जो कि ऐसे इस डायरेक्शन पे जा रही है। तो उसके बीच जो टेंशन है, इस पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन है ये, और ये डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन पे। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन गई वो हुई 90 डिग्री। तब टेंशन के वजह से जो वर्क डन हुई मानेंगे यदि, तो वर्क डन क्या होगी, जीरो होगी। उसको ही यहाँ लिखी गई है। तो क्या हुआ, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज जीरो बाय द टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। टेंशन कहाँ रहती है, स्ट्रिंग में। तो द वर्क डन इन पुशिंग ए इमूवेबल स्टोन, जो स्टोन आगे बढ़ी ही नहीं रही उसको हम पुश कर रहे हैं या खींच रहे हैं, किंतु वो आगे
मूव नहीं कर रहे। जैसे कांचीपुरम और वहाँ महाबलीपुरम या कहीं पर एक इमूवेबल स्ट्रिंग है, इमूवेबल स्टोन है, जो कि 1 या 2 फुट 2 स्क्वायर फुट की एरिया पे ही रही है। उसको एक समय पर 12 हाथियों ने खींचा, लेकिन वो टस से मस ही नहीं हुई, तो उस पर इमूवेबल स्टोन उसको मान सकते हैं। तो वर्क डन क्या हुआ? जीरो। वर्क डन जीरो, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, उसी वजह से वर्क डन क्या हो सकती है? जीरो। अब फोर्स नहीं देने से भी जीरो हो सकती है। हाँ, तो ठीक है, ये सब बातें हैं। अच्छा, फोर्स जीरो होने से डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है, तब भी वर्क डन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट तो है किंतु फोर्स नहीं है, इसलिए वर्क डन जीरो है। तो फिजिक्स एक विशेष क्वालिटी के साथ विशेष प्रकार से वर्क को डिफाइन कर रही है, तब आपको आएगा। यदि आप वैसे सच में कर लिए, तू जैसे कि आप इक्वली को बोलेंगे, तू फिजिक्स कह रही है, तू मेरी जो लगेज है उसके ऊपर जीरो वर्क डन की है, तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। ये सही नहीं है। फिजिक्स तो यही बात भी बता रही है कि वो वर्क की है। कैसे की है? लोड के जो वेट है उसके साथ वो नहीं की है, ये भी सच है। किंतु वैसे यदि आप बोलोगे तो एक कान के नीचे वो देगा। तो फिजिक्स एक विशेष दिखने वाली फोर्स को ही वो डिफाइन की है। मस्कुलर फोर्स की वजह से वो वर्क डन कर रहा है, उसको डिफाइन नहीं किया है। तो ठीक है, जो भी है उसको अच्छी तरह से समझ लेनी है ये बात एग्जाम्पल के साथ। यदि कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। अच्छा ठीक है, वर्क क्या बन गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2। उसके साथ प्रोडक्ट क्या है? डिस्टेंस का क्या हो रहा है? लेंथ 1। तो इसको लिख सकते हैं m1 l1 and 1, so l becomes 2 t-2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ वर्क। तो दस द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन क्या बन गए? 1 2 -2। ये हो गया डायमेंशनल डायमेंशंस। ये डायमेंशंस विथ रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, ये क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ लिए थे। तो अब एक इंपॉर्टेंट आएगा कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है? एब्सोल्यूट यूनिट ऐसे हम ढूंढते हैं जो कि पूरे विश्व में वो एक ही जैसा रहती हो। किंतु ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती है? जो ग्रेविटी के साथ जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, उसमें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो रही है। उसीलिए तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे अजम्पशन लिया था कि हम जो काम कर रहे हैं उसी के बीच जी की वैल्यू कांस्टेंट है, मान कर ही हम इसको डिफाइन किए थे। जब जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तब वर्क डन क्या होगी? चेंज होगी। तो ऐसे ही हम आगे देख सकते हैं, जबकि जी के वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही है, तब भी हम माने थे, किंतु वो एक्चुअली चेंज हो रही है। इसीलिए हमें उसको देखनी है। ग्रेविटेशनल यूनिट्स कांस्टेंट नहीं रह रहे हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो अब देखेंगे वर्क का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है एंड एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है। एब्सोल्यूट यूनिट कैसे हम डिफाइन करेंगे? 1 यूनिट ऑफ वर्क, ये W इक्वल टू Fs फॉर्मूला हो गई। तो 1 यूनिट वर्क, इसके लिए हमें फोर्स का भी 1 यूनिट चाहिए, वो मल्टीप्लाई होगी डिस्प्लेसमेंट की 1 यूनिट के साथ, तब बनेगा 1 यूनिट ऑफ फोर्स इंटू 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तब वो 1 यूनिट ऑफ वर्क ये होगी। तो इसको डिफाइन किए, thus unit work is the amount of work done when
unit force displaces a body through a unit distance in the direction of force, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये हो गया एक यूनिट वर्क डन का सिंपल डेफिनेशन। तो अब हम जाएंगे एब्सोल्यूट यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या है वर्क की। तो ये लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, जब फोर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है न्यूटन एंड जो डिस्प्लेसमेंट एक मीटर है, तो न्यूटन इंटू मीटर ये हो गया जूल, न्यूटन इंटू मीटर हो गया जूल, हाँ जूल। सो जूल इट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। 1 joule is the amount of 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force in its own direction। तब 1 joule equal to 1 Newton into 1 meter। यहाँ ध्यान देनी चाहिए जूल जे स्मॉल लेटर पे, यदि जे कैपिटल लेटर लिख लोगे ये भूले, इसको एक विद्यार्थी को स्टूडेंट को अच्छी तरह से जानना है, ये रॉन्ग है, ये डेंजर है, इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। ये नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे लिखोगे JOULE, ये वो साइंटिस्ट का नाम बन जाएगा। तो जूल आपको कैसे लिखनी है JOULE, जूल, दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। न्यूटन, न्यूटन ऐसे लिखनी है, कैपिटल नहीं लिखनी है, कैपिटल लिखने से वो क्या हो जाएगा न्यूटन साइंटिस्ट का नाम बन जाएगा। तो ये ध्यान रखनी चाहिए। मीटर, मीटर का स्पेलिंग भी देख लीजिए, पूरी लिखने से METRE, यही फिजिक्स के कुछ नियम है, उसी के जैसे ही हमें चलना चाहिए। तो 1 जूल क्या बन गया 1 Newton इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये जूल का डेफिनेशन। ये क्या है एब्सोल्यूट यूनिट, क्योंकि हम डिफाइन किए थे 1 मीटर में, न्यूटन में क्या है केजी मीटर सेकेंड, उसको हम फर्स्ट क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन में एब्सोल्यूटली डिफाइन किए थे, उसी का भी डेफिनेशन देख सकते हो। और वो वैल्यू पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट है। तो उन्हीं को लेकर जो एसआई यूनिट आ रही है वो भी क्या हो गई एब्सोल्यूट। सो दीज आर नोन एज एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क क्या बन गई जूल। तो अभी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी तो उसको हम देखेंगे। तो एसआई में एब्सोल्यूट यूनिट बन गई जूल। तो सीजीएस में क्या बनेगी, सीजीएस में बनेगी वन डाइन फोर्स। जब एक बॉडी को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करेंगे जिस डायरेक्शन में वो फोर्स पड़ रही थी, तब बनेगी 1 ऑर्ग। ये ऑर्ग हो गया सीजीएस, ये भी एब्सोल्यूट यूनिट है किंतु ये सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है। तो जो डेफिनेशन दिया 1 ऑर्ग ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 cm इन इट्स ओन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रही है, तो ऑर्ग का ये हो गया ऑर्ग का डेफिनेशन एंड फार्मूला। तो जूल हो गया 1 न्यूटन इंटू मीटर एंड अर्ग बन गया डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच क्या संपर्क है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ ऑर्ग। ये हम यूनिट एंड डायमेंशन पे प्रूव कर चुके हैं, इस पर ध्यान देनी चाहिए। 1 ऑर्ग इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷। तो आगे बढ़ेंगे।
अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वार्क। ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या है? वार्क इज सेड टू बी डन व्हेन वन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ, ये ओ है, ऑफ ए ग्रेविटेशन, ओके ओके नहीं ये ठीक है। तो देखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन वन ग्रेविटेशनल यूनिट, एक ग्रेविटेशनल यूनिट का वर्क डन होगा इफ ए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस। ये तो ग्रेविटेशनल डिस्टेंस का यूनिट ही ग्रेविटेशनल सेम ही है, इसलिए यूनिट डिस्टेंस लिखी गई है। तो देख लीजिए जो मेन फॉर्मूला है वन, जो मेन फॉर्मूला क्या है, वन यूनिट ऑफ वर्क डन इक्वल टू वन यूनिट ऑफ फोर्स इंटू वन यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब ये एक ग्रेविटेशनल यूनिट हो गया, ये यूनिट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल और एब्सोल्यूट दोनों ही सेम है डिस्प्लेसमेंट का। ये डिस्प्लेसमेंट है, 1 सेकेंड नहीं डिस्प्लेसमेंट है, तभी वर्क 1 यूनिट का होगा। तो इसको ही डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, वहां एक यूनिट का ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ एक ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो तब उसको बोलेंगे, जो वर्क डन हुआ उसको बोलेंगे वन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। इसको लिख लीजिए और इसको हम देखेंगे अभी। तो किलोग्राम मीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम मीटर, इसका डेफिनेशन क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम का अर्थ है किलो, केजी वेट, केजी वेट इंटू मीटर, मीटर रख लेंगे। केजी वेट का अर्थ है 9.8 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी वेट। तो तभी 9.8 इंटू न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर का अर्थ है जूल। सो 1 केजी मीटर इक्वल टू 9.8 जूल। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 केजी वेट का अर्थ 9.8 न्यूटन कैसे होगा? देखिए 1 केजी मास पे जो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर। ये हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट, 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन। तो 1 फोर्स का भी ग्रेविटेशनल यूनिट को डिफाइन कर रहा हूं, 1 केजी मास पे जी का एक्सेलरेशन लाने के लिए, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी एक्सेलरेशन को लाने के लिए जो फोर्स देनी चाहिए उसको बोलेंगे एक ग्रेविटेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। वो वैल्यू आ गया 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो तभी हम बोलेंगे 9.8 न्यूटन 1 केजी वेट, इसको हम बोलेंगे 1 केजी वेट। तो वेट क्यों बोले? क्योंकि वो फोर्स है। तो केजी के जो फोर्स है, 1 केजी में जो फोर्स है, तो उसको हम बोलेंगे 1 केजी वेट ग्रेविटेशनल यूनिट। इसका वैल्यू है 9.8 न्यूटन। तो ये अब बन गया 1 केजी मीटर। ये केजी मीटर ग्रेविटेशनल यूनिट है वार्क की, वो बन गया 9.8 जूल। तो उसका सीजीएस सिस्टम में क्या बनेगा? पहले सीजीएस सिस्टम का फोर्स का यूनिट देख लेते हैं, 1 ग्राम, सीजीएस में ग्राम आएगा। तब उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू। तो 1 ग्राम बॉडी पे जी का एक्सेलरेशन लाने के लिए, जी का एक्सेलरेशन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सीजीएस में आ रही है, सब सीजीएस यूनिट में रह गया, तो आएगा 980 ग्राम
cm सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये बन गया 980 डाइन। तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 डाइन। तो 980 डाइन फोर्स से यदि वहां 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब वो वर्क डन को हम बोलेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर। उसका वैल्यू आ गया 1 GCM इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू अर्थ। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 और लिख लीजिए, एंड 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 9.8 जूल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरह से समझनी है। तो अभी 1 जूल का एनर्जी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे ये होती है। देख लीजिए, मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ 1 जूल का, 1 जूल, ये इसकी प्रैक्टिकल हम करेंगे अभी। देख लीजिए, न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स, ये क्या हो गया 1 kg पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगने से जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन होगा। तो पहले हम मान लेते हैं 1 kg का जो बॉडी है, मान लेते हैं इसमें जो वाटर है ये क्या है 1 kg के, उसमें एक्सेलरेशन क्या करनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगी 0 से 1 वेलोसिटी चेंज होनी है, 0 से 1 वेलोसिटी चेंज होनी है। क्यों, इसको हम दिखा रहे हैं, ये एक्सेलरेशन को अब हम दिखा रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी 1 माइनस 0, तो फाइनल क्या होगी 1। इनिशियल वो कितने थे 0, तो चेंज क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 0 से होने वाली ऑब्जेक्ट, 0 वेलोसिटी में होने वाली ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे 1 मीटर लाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस कितने सेकंड में 1 सेकंड में। तब इसमें जो फोर्स लगा, तब इसमें जो फोर्स लगा वो बनेगा 1 न्यूटन का। और इस 1 न्यूटन फोर्स जब इस बॉडी के ऊपर पड़ रहा था तब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 1 मीटर की, क्या हुई 1 मीटर की। तब जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 1 जूल। तो अभी घर में आप ताकत लगाइए और सोच लीजिए कितना वर्क डन आपने किया एक बॉडी के ऊपर। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हैं। आप जब एक वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हैं, मान लीजिए आप 60 या 70 किलो का जो कोई भी आप है उसी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, तो फोर्स के साथ आप फोर्स आप निकाल सकते हैं। मास आपका है जी 9.8 है। तो आप जब एक वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हैं तो क्या फोर्स लग रही है उसको भी आप पहले न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में निकाले थे। तो 1 जूल का अनुभव आपको अभी किया। 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ जब वार करेगा तो उसको हम बोलेंगे 1 जूल। तब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो देख लीजिए यहाँ पर हम एफ वेक्टर लिए हैं, एस वेक्टर लिए हैं, तभी ये इसको अब हम देख रहे हैं एफ वेक्टर। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है आई कैप जे कैप के कैप के, और तब इसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, ये हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किए तो ये फार्मूला आया है। ये हम मोशन इन 1 डायमेंशन में जब डॉट प्रोडक्ट को सीख रहे थे ये फार्मूला लाए थे। आई कैप को आई कैप साथ 1 आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा और सभी के साथ ये 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स एस एक्स ये बच गया यहाँ पर। ये हो गया वर्क डन। इसका एग्जाम्पल भी आज करेंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे यदि फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दी गई होगी तब ये फार्मूला बनेगी। फार्मूला हो गया, उसको यूटिलाइज भी करेंगे। तो ठीक है, ये छाप लीजिए। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है ये भी आप
जो भी एग्जाम्पल्स दी गई है ये सब एग्जाम्पल्स हम सॉल्व भी करेंगे, तो उसके लिए ये सम पॉइंट्स हमें जाननी चाहिए, ये होगी, इसको याद रखनी है। तो आगे, ए गार्डनर पुशेस ए लॉन रोलर थ्रू ए डिस्टेंस 20 मीटर। डिस्टेंस क्या बन गई? 20 मीटर। वो फोर्स कितना दे रहा था? 20 केजी वेट। केजी वेट होने से, हाँ यही मैं बताना चाह रहा था, आपका वेट कितना है पूछने से आपको बतानी है। अगर मान लीजिए 60 केजी आपकी मास है तो वेट कितना बनेगी? 60 केजी वेट। 60 केजी वेट, धीरे से बता देना, 60 केजी वेट। अब उसको केवल 60 केजी ही सुनाई देगी जो वो सुनना चाह रहा था, ठीक है, तो आपने फिजिक्स के वजह से सही अंदर, आपके अंदर ही बोल दिया, आप झूठ नहीं बोले हो। जब बोलोगे 60 केजी वेट, ये वेट क्यों जोड़ रहा है? 60 केजी तो तू है, 60 केजी का तो तू ही है, तो ऐसे नहीं। फिजिक्स बोल रहा है वेट एक फोर्स है, उसको हम बोल सकते हैं केजी वेट पे। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो F दी गई है 20 केजी वेट। केजी वेट बोलने से 9.8 को हम मल्टीप्लाई किए हैं, और डिस्प्लेसमेंट दी गई है 20 मीटर। एंगल क्या बन रही है? 60, तो cos 60 को हम लाना है, तो देखिए ये बन गया अभी। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया 1960 जो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मूला लगेगी उसे लिख लीजिए, तब कैलकुलेशन करके उत्तर लानी है। अब ये सॉल्व करेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। He moves a horizontal distance of 5 meter and then climbs a vertical distance of 10 meter. Find the total work done by him. Okay. फोर्स क्या है ये दी गई है 10 न्यूटन, ठीक है। मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अच्छा एक बकेट को होल्ड किया है, 10 न्यूटन अप्लाई करके एक बकेट को एक व्यक्ति ने पकड़ा है, उसको पकड़ के वो हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहा है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये बकेट है, उसको पकड़ के ये हॉरिजॉन्टल मोशन 5 मीटर का लिए है, तो उसका अप्लाइंग 10 न्यूटन। अच्छा 10 न्यूटन वो अप्लाई किया है, तो डायरेक्शन बन जाएगा ऐसा, ऊपर की ओर 10 न्यूटन इस डायरेक्शन पे चला, तो एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट तो है 5 न्यूटन का, एंगल क्या दी गई है 90 डिग्री, सो वर्क डन क्या हो गया 0 फर्स्ट वर्क का। और भी एक डिस्प्लेसमेंट दी गई है, फोर्स तो वही है किंतु डिस्प्लेसमेंट 10 का है, किंतु वर्टिकल डायरेक्शन पे। अच्छा फोर्स दिया है इस डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसी डायरेक्शन पे, थीटा बन गया 0 डिग्री, ये फर्स्ट केस का था। सेकंड केस का थीटा क्या है 0 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर, फोर्स क्या थी 10 न्यूटन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 वैल्यू 1, सो जस्ट मल्टीप्लाई एफ एंड एस, सो 10 के साथ 10, 10 का दम, ये हो गया 10 इंटू 10, ये 100 न्यूटन मीटर यानी जूल। 100 जूल का वागडन होगा जब वो वर्टिकल डायरेक्शन पे 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर का फोर्स वो उसी डायरेक्शन पे पकड़ा है, तो ऐसे टोटल वर्क डन क्या बन गया ये 100 ये 0, तो 100 जूल ही बन गया। तो ऐसे आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़नी है। तो टोटल वर्क डन क्या बन गया 0। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेरियस क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
एक्सप्लेन हो, इसके पूर्व हम क्या पढ़ रहे थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एफ इज कांस्टेंट। अब देखेंगे एफ चेंज हो रही है, तो ठीक है, तब वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो इसको समझते हैं डायग्राम के साथ। अब देख लीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ है वो ऐसे दी गई है, ठीक है, ऐसे दी गई है। अभी हमको निकालनी है वर्क डन क्या होगी, तो इसे हम पहले समझ लेते हैं। सपोज ए वेरिएबल फोर्स, फोर्स वहां कांस्टेंट नहीं था, कैसे आपको पता चलेगा, जैसे कि हमने किए थे, फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा था, ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे आप कर्व में आगे बढ़ोगे तो फोर्स चेंज हो रहा था एलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन। हाँ, कुछ डायरेक्शन पे फोर्स चेंज हो रही थी, मान लीजिए वो एक्स हो, एंड वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अर्थात एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट पे जैसे आगे बढ़ोगे फोर्स का वैल्यू चेंज हो रही है, ये गिवन है। तो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, वो चित्र हम आगे किए हैं। तो देन वर्क डन क्या होगा, जबकि वो मूव कर रहा है कहां से कहां तक, फ्रॉम एक्स आई इनिशियल पॉइंट टू एक्स एफ फाइनल पॉइंट, इसके बीच ये मूव कर रही है, एक फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा एक्स। फोर्स मान लीजिए, देख इसको हम देखेंगे अभी डायग्राम के साथ। मान लीजिए अब हम लेना चाहते हैं ये वाला, किसी के पास एक ये, हाँ ये इतने पास है, इसको मैं यदि जूम करूंगा तब आपको ये आएगा कि इसमें क्या हुआ है, देख लीजिए, इसको जूम करने से पता चलता है कि ये ऐसे है, तो जूम करने से, नहीं तो इसका एरिया कैसे होगा। अब मान लेते हैं ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच, ये हो गई डेल्टा एक्स, ये तो एफ कांस्टेंट की बराबर ही है, एफ का मतलब है इसकी हाइट, ये क्या है कांस्टेंट, ये जो एफ है ये थोड़ा ही चेंज है, किंतु ये इतना छोटा हम लेंगे, उससे भी ज्यादा पास ले जाएंगे दोनों क्या लाइंस को, तो ये एफ क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। कब बनेगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा बन जाएगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी सी बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जब बहुत छोटी बन जाएगी तो ये जो लाइंस, ये एफ क्या हो गया, इक्वल ही हो जाएगा, एफ एक कांस्टेंट ही मानेंगे, एफ कांस्टेंट है, उसी के साथ डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो कम डिस्प्लेसमेंट जो मान लेते हैं हम कांस्टेंट है, तो फोर्स का जो स्मॉल वर्क डन क्यों, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पे जो वर्क डन बनेगा वो स्मॉल वर्क डन ही बनेगा, और ये फोर्स का वैल्यू क्या है, लगभग कांस्टेंट है, फोर्स ए से चेंज होती है और यहाँ कुछ विशेष चेंज नहीं दिख रही है, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का हाइट चेंज नहीं है, जब ये मैं तो थोड़ा दिखने वाले डिस्टेंस को लिया था, और भी पास ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स कांस्टेंट, तो तभी एफ एंड डी एक्स क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या होगा, देखिए ये बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या बन जाएगा, इस जो ये जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका एरिया बन जाएगा, ठीक है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। वैसे ही और एक डिस्प्लेसमेंट हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर इसी को हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया। अब हम क्या किए,
छोटे छोटे डेल एक्स में हम डिवाइड कर दिए हैं और लगभग फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। इससे यदि आप कोई भी एक क्या लोगे, ये जो मान लीजिए ये लोगे, ये n नंबर का रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये जो पार्ट है रेक्टेंगुलर जैसे लग रहा है, इस पार्ट ये n नंबर पार्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा एक्स एन, फोर्स मान लीजिए एफ एन, यहीं पर फोर्स क्या है, एफ एन। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से मैं उस जगह का डी डब्ल्यू सफिक्स एन ले लेते हैं, डी डब्ल्यू तो नहीं डेल डब्ल्यू ले रहे हैं, डेल डब्ल्यू हो गया, डेल डब्ल्यू एन हमारे आ गया। इसको छोटे छोटे n भाग में, डिस्प्लेसमेंट को n भाग में, छोटे छोटे भाग में मैंने डिवाइड कर लिए। उस छोटे से भाग में फोर्स की वैल्यू क्या बन गई, कांस्टेंट ही बन गई, इतने छोटे कर लिए। तब फॉर्मूला तो वही की वही रहेगा। तो इन छोटे छोटे भाग को जब मिला देंगे, डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस डेल W3 कितने लिखेंगे, डॉट 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 लिख के डेल WN, n भाग हैं। मान लीजिए पूरी की पूरी क्या है, n। मैं यहाँ दिखा हूँ केवल, मान लीजिए n है। तो उन सब का समेशन करने से पूरी की पूरी W निकल आएगी। और ये W क्या है, ये है पहला फोर्स, उसी के साथ जो पहला डिस्प्लेसमेंट, वैसे पहला दूसरी फोर्स, उसी के बाद जो हुई डिस्प्लेसमेंट डेल x2, वैसे F3 डेल x3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn डेल xn। तो इसको हम ये एडिशन को हम समेशन पर लिख सकते हैं। समेशन क्या है, Fi डेल x i। वो i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ डेल एक्स w का। इसको आप अच्छे तरह से लिख लीजिए। ये है वर्क डन ड्यू टू ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का जब वो डिस्क्रीट है, ये आपको डिस्क्रीट लग रही है क्या, अलग अलग भाग करने से ये फॉर्मूला बनी, किंतु ये एक कंटिन्यूअस है, कर्व है। उसमें कैसे निकालेंगे, जब ये कंटिन्यूअस फोर्स होगा, कंटिन्यूअस समेशन होगा, तब वो ये कंटिन्यूअस समेशन इंटीग्रेशन में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, ये मान लीजिए इनिशियली यहाँ से था, फाइनली यहाँ तक गया, फाइनली वहाँ तक गया। तो जो वर्क डन बन जाएगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये एफ डॉट डी एक्स वेक्टर, ये भी बन जाएगा। ये छोटे dx क्या बन गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला बन गया। अभी ये कहाँ आया, जब क्या होगी, ये हम आगे दिखाएंगे, देख लीजिए। अभी ये हो गया एफ डॉट डी एक्स, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल छोटी सी ब्रेड्थ के साथ थी डेल एक्स के साथ, तो बन गया ये। इसके बाद वो डायग्राम बना लेना। डायग्राम में क्या है, ये है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करती है, मूविंग ए बॉडी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ पोजिशन। इसको हाँ अभी दिखाई पड़ रही है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर जो डायग्राम है खाली है, उसमें वो डायग्राम करके आगे बढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा। एडिंग ऑल द रेक्टेंगल्स वी हैव, क्या बनेगा, टोटल वर्क डन। ये हम किए थे अभी, ये आ रहा था सिग्मा व समेशन आई 1 से n तक, ये एफ आई डेल एक्स आई की डॉट प्रोडक्ट आप ले सकते हो। तो इसको लिखा जाता है सम ऑफ ऑल एरियाज, all rectangles, areas of the rectangles erected over all the
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट पूरा हो गया उसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में भाग कर दिए, इतने छोटे कर दिए कि उसके फोर्स बराबर एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट जैसे बिहेव किया, तब ये फॉर्मूला लागू होगी। यही है। तो आगे बढ़ेंगे। जब डेल एक्स इतना छोटा हो जाएगा कि जीरो, मान लीजिए जीरो बहुत स्मॉल, तो इसको क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टुकड़ा करना पड़ेगा। ये किसको, टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए। ये जीरो नहीं है। अच्छा, व्हेन ये डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं, ये टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, ऐसे लिखनी है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। जब ये टेंस टू जीरो हो जाएगा द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे वो डायग्राम को फॉलो करना, ये जो नंबर ऑफ लाइंस हम इंक्रीज करेंगे, इनफाइनाइट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो ये जो समेसन है वो क्या हो जाएगी, डेफिनाइट इंटीग्रल बन जाएगी। ये लिखने के बाद वो लिखोगे, हाँ यह लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा, एक्स आई से एक्स एफ, एंड ये एफ आई डॉट डी एक्स आई और डेल एक्स आई जो भी लिखो वेक्टर के साथ, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी के साथ हम एग्जाम्पल भी करेंगे। ये क्या है, ये क्या है, इसका लिमिट वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ ओके, आप ऐसे लिखिए, क्या लिखोगे, इसी पे ही ये जो समेसन था i इक्वल टू 1 to n एफ आई डेल एक्स आई, इसमें लिमिट लगा देनी है क्या, डेल एक्स का वैल्यू जीरो के आसपास होगा, तब ये समेसन, कंटिन्यूअस समेसन किस में बन जाएगी, डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तब ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ आई डी एक्स आई। और यहाँ एक्स आई को अब जरूरी नहीं, आई को मिटा सकते हैं, तो एफ डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन करने से कहाँ से, एक्स आई इनिशियल पोजीशन से एक्स एफ फाइनल पोजीशन जो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतने के इंटीग्रेशन करने से क्या बन जाएगा, ये हमारा वर्क डन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया, नोट्स कवर कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। हाँ हो गया, इज गिवन बाय, नीचे है इज गिवन बाय के बाद कुछ लिखनी है, उसको यहाँ लिख लेता हूँ, लिख लीजिए W इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 to S2 fs cos थीटा और S1 to S2 f वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये नोट के बाद ये लिखना है, नोट के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला जो यूज किए हैं वेरिएबल फोर्स के लिए, ये समेसन बन जाएगा, समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई डेल एक्स आई डॉट प्रोडक्ट, ये बन गया एक्स आई टू एक्स एफ आई डॉट डेल एक्स आई, ये हो गया। ये दोनों फॉर्मूला है, ये वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई ही हुई है, तो यहाँ डॉट की विशेष आवश्यकता नहीं है, यहाँ विशेष, हाँ ठीक है। ये लिखने से ये क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ये क्या क्या दी गई है, एक 2 kg particle starts at the origin x displacement 0 and moves along the positive x-axis. The net force acting on it measured at the intervals of 1 meter. तो एक एक बीच में इसका डायग्राम कर लेते हैं। तो ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट हुई, ओरिजिन से, ओके ठीक है। तो एक मीटर बीच में हम फोर्स क्या लग रही थी उसको लिए, तो यहाँ 1 2 3 इसके बीच डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या है, दूरी है 1 मीटर, उसी एक बीच यहाँ फोर्स, मान लीजिए यहाँ फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू ये दूसरी
मीटर पे ये, तीसरी पे ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक ही हो गया। तो फोर्स 1 2 3 सब फोर्स दी गई है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक है। तो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करने से फोर्स ही बन जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक है। तो ये वर्क डन क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, निकाल सकते हैं, यही हो गया। इसके साथ एक को ही मल्टीप्लाई करनी है, तो क्योंकि 1 मीटर के बीच, इंटरवल के बीच फोर्स दी गई है, तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने से छोटे वर्क डन आ जाएगा, सभी वर्क डन को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सम कैसे करेंगे, इन सबको ही सम करने है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 1 है, 27.9 प्लस 28.3 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला लगेगा, बार बार यही फॉर्मूला लगेगा। तो F1 क्या है 27.1, डेल एक्स क्या है 1, मल्टीप्लाई करने से उतना ही बचेगा। F2 क्या है इतना, डेल एक्स क्या है 1, क्योंकि एक ही मीटर के बीच में दूरी है, तो हो गया। इन सबको मिला देनी है, ऐड करनी है, तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ केवल कॉन्सेप्ट को समझनी है, इसी कॉन्सेप्ट को लेने के लिए ही ये क्वेश्चन दी गई है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते जाइए और उत्तर लाते जाइए। तो ऐड करने से क्या आ रही है, करो करो, ओहो सॉल्व करो। ये सब न्यूटन में है एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर पे है, तो उत्तर जूल में आएगा और ये बन रहा है 496.3 जूल, 496.3 जूल। ये हो गया, तो ये हो गया वर्क डन, किस फॉर्मूला के यूज करके, ये फॉर्मूला के यूज करके। तो दूसरी है इंटीग्रेशन, उसको भी हम यूज करेंगे। उसके लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सहज सा एक क्वेश्चन लिखेंगे, तो देख लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट लिखता हूँ, फोर्स क्या दी गई है और डिस्प्लेसमेंट क्या दी गई है। अच्छा, एक फोर्स लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करती है, 2 - 3x मान लीजिए ऐसे, और x का किस किस बीच चेंज हो रहे हैं, 1 मीटर से 2 मीटर के बीच चेंज हो रही है। तभी हमको वर्क डन निकालना है। तो क्या ये फोर्स चेंज हो रही है, यहाँ क्या बन गया, फोर्स वेरिएबल बन गया, फोर्स वेरिएबल। तब क्या फॉर्मूला होगी, एक्स आई टू एक्स एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर यदि सेम है तो एफ डी एक्स भी हम लिख सकते हैं, when थीटा 0 x1 इनिशियल से फाइनल तक जाने। अच्छा ठीक है, फोर्स का वैल्यू क्या है, 2 - 3x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच। इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 2dx माइनस 3x dx इंटीग्रेशन 1 से 2 करने से क्या आएगा, वर्क डन। तो 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, dx का इंटीग्रेशन 1 से 2 माइनस 3 बाहर चला जाएगा, x का इंटीग्रेशन dx के साथ 1 से 2। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx लिमिट x1 to x2 that equal to xn plus 1 divided by n plus 1 limits x1 to x2। तो यहाँ पहला लिमिट डालने से x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 माइनस x1 की पावर n plus 1, इस जगह पे x1 अभी n plus 1, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो ये है एक दूसरी जिंदगी, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन वही होगी। 2dx, x की जगह n के जगह 0 है,
डाल देने से ये आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 से 2, 3 x का इंटीग्रेशन x टू द पावर n का वैल्यू क्या है 1, n प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, लिमिट 1 से 2, x की जगह पर अपर लिमिट क्या है 2 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 3 इंटू अपर लिमिट 2 के स्क्वायर के बाई 2, यहाँ आगे लाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट्स 1। ये लिमिट इसी के लिए है, इसी के लिए। तो उत्तर है 2 इंटू 1 माइनस 3/2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3। तो ये 2 माइनस 3 इंटू 3 9/2, सॉल्व करने से हो रही है -5/2 जूल, -5/2 जूल। तो वागडन बनेगी x से 2 जाने के बीच इस वेरिएबल फोर्स के साथ वागडन का वैल्यू आया -5/2 जूल। जे कैपिटल होगा, ठीक है, यही हो गया आंसर। ऐसे इंटीग्रेशन का यूज करते हुए आप वेरिएबल फोर्स के साथ होने वाली वर्क डन को निकाल सकोगे। ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, इसका उत्तर आपको करनी है। तो ये हो गई कंप्लीट हमारे फर्स्ट पार्ट, जहां हम देखें वर्क डन किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क डन्स आर देयर, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, उसकी एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स क्या होती है, उसका डिस्क्रीट जिसका एक क्वेश्चन हमने किया, और कंटिन्यूअस उसी में क्या वर्क डन होती है उसे भी हम निकाले। इसी के साथ वर्क डन का यूनिट क्या होती है, उसे एब्सोल्यूट यूनिट क्या, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन किए। और ये सब क्वेश्चंस होमवर्क जैसे दी गई है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास वर्क, एनर्जी एंड पावर को लेकर। इसी में से वर्क को हम कंप्लीट किए हैं। इसी के बाद हम जाएंगे एनर्जी क्या है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज तक, अब तक हमारे साथ रहने के लिए, देखने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ऐसे ही हमारे यह प्रयास को आप आगे भेजेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इति ओम नमस्ते।